दोस्तों, किसी पाखंड को मानना हो तो हमें ये पता लगता है कि किसी भी कोई बाबा या कोई आदमी अगर हमें कुछ कह दे भगवान के बारे में, हम आंख मूंद के उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इतिहास ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बताएगा और आप उसको आंख मूंद के विश्वास करोगे। इतिहास यह तर्क के आधार पर होता है और इतिहासकार भी इस तर्कों को जोड़कर एक नया इतिहास, एक खोजा हुआ इतिहास आपके सामने लाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि अगर आपके गांव में खुदाई में कोई तलवार मिली, आप सुनिएगा, आपके गांव में खुदाई में कोई तलवार मिली तो इतिहासकार उसको ये देखेगा कि वो उसमें धातु कौन सा यूज किया है, वो कौन से काल की होगी, उसकी बनावट कैसी है, उसका वजन क्या है, और ये अनुमान लगाएगा कि ये कौन से काल की है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने, जो इतिहासकार है, उन्होंने अपने कालखंड तैयार किए हैं और उस कालखंड के नज़र से वो देखते हैं। जैसे कि प्रागैतिहासिक इतिहास बताया जाता है जो आर्यों के आगमन के पूर्व है। अभी यह जो इतिहास है जहाँ पे आर्यों का आगमन ही नहीं हुआ था, उस कदर उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे मानव जाति क्या करती थी, उस टाइम पे मानव जाति का क्या महज अनुभव था और वो क्या करना चाहते थे, वो नेचर में क्या करते थे। ये सभी सवाल जब हमें बिलबिलाते हैं तब हमारे इतिहासकार, जैसे कि मैं तलवार का उदाहरण दे चुका हूँ, तलवार के साथ अगर कोई और चीज़ें मिल जाए तो उन चीज़ों को बांध के तर्कों आधार पर एक अंजाम तक पहुंचा जाता है जो कि इतिहास होता है। एक अंजाम तक पहुंचने के लिए सालों लग जाते हैं दोस्तों इतिहासकारों को, क्योंकि एक इतिहासकार वही नहीं कहता, अलग अलग उनकी ट्यूनिंग और अलग अलग उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं और वो प्रतिक्रिया द्वारा लोगों को बताते हैं। दोस्तों, मैं दूसरा एक सवाल इस वीडियो के स्टार्ट में छोड़ रहा हूँ। वो सवाल ये है, क्या गोंडवाना गोंड लोगों का ही द्वीप है? क्या गोंडवाना गोंड धर्म या गोंडी जाति तक ही सीमित है? अगर ऐसे सवाल आपके दिल में हैं मेरे वीडियो देखते टाइम, तो मैं एक लाइन में आंसर दे दूं, गोंड यह शब्द जाति सूचक है अभी फिलहाल, लेकिन गोंडवाना यह शब्द ना किसी जाति को सूचक करता है और ना ही किसी धर्म को सूचक करता है। गोंडवाना यह एक भूभाग है और भूभाग में बसने वाले सभी गोंडियन और गोंडवासी हुए। ये कैसे? अभी आप कहोगे कि आप तो कह रहे थे कि आप गोंडों का इतिहास बता रहे हो, फिर आप तो ये भी कह दिया कि आप गोंडवाना लैंड पे आने वाले सभी गोंडियन हैं, तो फिर ये तर्क कैसे हुआ? तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और थोड़ा सा समझने में क्लिष्ट होगा। फिर भी ये वीडियो इसलिए देखें क्योंकि आर्यों के आगमन के पूर्व यहाँ का मूल निवासी असल में क्या करता था और असल में उसकी प्रगति और विकास कैसे हुआ, ये हम देखते हैं। और ये भी जानेंगे कि इस इतिहास काल में कहाँ कहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए और किस वैज्ञानिक ने कौन सा मत यहाँ पे रखा है। जैसे और दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलबरेज इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह इतिहास सुनने के पहले मैं आपको 4 विभागों में इसके बारे में बताऊंगा। पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल। इस 4 विभागों में मैं आपको ये इतिहास जो है, प्रागैतिहासिक इतिहास, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे और परखेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं पूर्व पाषाण काल। दोस्तों, पूर्व पाषाण काल में नर्मदा नदी और सहायक उनके जो नदियां हैं, उन सभी नदियों के दरे खोरे में अवशेष प्राप्त किए गए हैं और उस अवशेषों से यह पता लगाया है कि यहाँ पे पूर्व पाषाण कालीन इंसान रहते थे। दोस्तों, नर्मदा नदी के सहायक नदी और उनके दरे खोरे में, यानी गुफा में, ऐसे कुछ अवशेष प्राप्त हुए, ऐसे कुछ औजार प्राप्त हुए जिसको ये इतिहासकार कह सकते हैं कि ये प्रागैतिहासिक अवशेष है और इसको पूर्व पाषाण काल भी कहा गया है। इसमें कुछ औजार मिले, वो औजार पूर्ण तरह से तैयार तो नहीं थे, लेकिन शिकार करना, मांस काटना या मांस को उधेड़ने के लिए उस औजार का उपयोग किया जाता था। दोस्तों, इस काल में जो इंसानियत होती है वो उसका ज़्यादा विकास नहीं होता था, यानी गंड राज्य और इंसानों की जो उत्पत्ति है, पद्धति है, वो अलग भिन्न थी। वहाँ पे कंदमूल खा के गुजारा किया जाता था उस काल में, और पत्ते, पेड़ की साल या चमड़ी का उपयोग अपने कपड़ों के लिए किया जाता था और स्पेशली इस काल में खंडरों और गुफाओं में रहा जाता था।
जी हाँ दोस्तों, खंडरों और गुफाओं को अपना घर बनाकर यहाँ पे लोग रहते थे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गोंडी शब्द में, गोंडी भाषा में कोख को कोया कहा जाता है। जो महुआ का फूल है उसे भी कोया कहा जाता है, और गुफा है, खंडर है, उसको भी कोया कहा जाता है। और पूर्व पाषाण काल में ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ अवशेष मिले हैं वो गुफाओं में मिले हैं। गुफाओं में हमें चित्रलिपि भी मिली है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो गुफाओं में रहते थे, जो लोग खंडरों गुफाओं में रहते थे, उसे कहा जाता था कोया। और जो द्वीप है, हर द्वीप में जो लोग रहते थे वो गुफाओं में, इसलिए इसको कहा जाता था कोयामुरी द्वीप, या इसलिए ये लोग कहते हैं कि कोयतूर। और यही जो रिलेशन है ये आज के इतिहास में आ रहा है। तो इसी रिसर्च में जो पूर्व पाषाण काल का इतिहास है उसको उजागर करने के लिए कुछ शिलाश्रय भी मिले हैं, और यह शिलाश्रय बताते हैं कि यहाँ पे जो इतिहास है वो पूर्व पाषाण काल का है, और वहाँ पे भाषा भी गोंडी बोली जाती थी। इससे यह थोड़ा सा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि शिलाश्रय में कुछ चित्र के परतें भी मिली है। उस परतों का संशोधन होने के बाद ये पता चला कि यह जाति जो है यह द्रविड़ जाति है, और यह द्रविड़ जाति का यह पूर्व पाषाण काल का इतिहास रहा है। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे मानव का विकास होने लगा था। उनके जो औजार थे, ओभड़ दोभड़ जो रहते थे, उनके औजार छोटे और नुकीले रहने लगे, और उन्होंने इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया था, क्योंकि कुछ अवशेषों से यह पता चलता है। इस युग के औजारों को पाषाणस्त्र भी कहा जाता है। दोस्तों इस लोगों का जो विस्तार था वो मैकल, कैमूर, पेंकमेडी और सतपुड़ा में ये लोग फैले थे। आइए जानते हैं दोस्तों इसके बाद का काल यानी नूतन पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल हम भी कहते हैं। नूतन पाषाण काल क्या है हम ये देखते हैं। इस काल में जो औजार होते हैं वो औजार नुकीले और चमकीले बनाए गए थे, और यह भी औजार इस काल को संबोधित करते हैं कि इस काल में जो औजार नुकीले बनाए गए थे, और ये नुकीले औजारें यानी आदमी धीरे धीरे विकसित होता आया है, इनके औजार भी हमें थोड़े से डेवलप लग रहे हैं। इस काल में यह भी सिद्ध हुआ कि यहाँ पे पशुपालन और खेती भी हुआ करती थी। यानी आप समझ सकते हो कि नूतन पाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल में खेती और पशुपालन इंसान ने स्टार्ट किया था। दोस्तों कुछ अवशेषों से यह भी पता चलता है कि आग और पहियों का जो आविष्कार है वो इसी काल में हुआ है, जिस काल में कहा जाता है नूतन पाषाण काल। दोस्तों इस एरिया में, किसी एरिया में अगर ढूंढने से जो अवशेष मिले हैं, उस अवशेषों में मिट्टी के बर्तन हो या कोई स्टैचू हो या कोई चित्रकारी हो, ऐसे बातों से यह पता लगाया गया है कि यह गोंड समुदाय है, और अपने गोंडी भाषा और गोंडी चित्रकारों यानी उनके पाटाओं के जरिए उनका एरिया यह गोंडी है यह सिद्ध हुआ। यह काल कौन सा था? यह काल था नूतन पाषाण काल। दोस्तों इसी काल में जब यहाँ पे पशुपालन और खेती यानी ज्यादा से ज्यादा लोग स्थिर होने के कगार पर थे। पशुपालन और खेती करना, इसके लिए इंसान को स्थिर होना पड़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्थिर होने के कगार पर थे। तब पेंकमेडी में यानी पंचमढ़ी में कोसुडुम नाम के बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम, और वो आगे जाकर शंभू शेख बने। शंभू शेख की शिक्षा यह है कि वो त्रिशरण का मार्ग बताया है, जिसको त्रिशूल कहा जाता है। शंभू शेख के त्रिशरण का मार्ग मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक ज्ञान का है, जिसे आप अगर पार करते हैं तो आप एक अच्छे मनुष्य बन सकते हो। यह त्रिशरण का मार्ग यानी त्रिशूल शंभू शेख ने इसी काल में लोगों को दिया है, और यहाँ से शंभू शेख 88 जो शंभू शेख की जो नियमावली है उसमें शुरू हुआ है। सबका शंभू मूला पहली जोड़ी थी, और बाद में जो फेमस हुई वो शंभू गौरा की जोड़ी है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल इसलिए फेमस है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, और यहाँ से बहुत इतिहास की स्पीड भी और मानव उत्क्रांति की स्पीड भी यहाँ से बढ़ी है। ताम्र पाषाण काल में हमें इंसान विविध कलाओं, परंपराओं को अपनाते दिख रहा है। ताम्र पाषाण काल में चित्रकला, गायन कला, वादन कला, ऐसे कलाओं का भी आविष्कार इसी काल में हुआ है। यहाँ पे पूर्ण तरह से ताम्र पाषाण काल में जीवन स्थायी हो चुका था, क्योंकि यहाँ का मेन व्यवसाय कृषि और पशुपालन हो गया था। इसी वजह से यहाँ पे जो
इंसान है वो स्थायी हुआ था, यानी भटकना उसने बंद कर दिया। इस काल में मुख्य व्यवसाय तो खेती था, लेकिन खेती के जो औजार है वो भी धातुओं के बनाना शुरू हो गया था। और इसके कुछ अवशेष मिले जिसमें देखा गया कि इस काल में जो है वो जो धातु के औजार यानी खेती को जो लगते हैं वो धातु के औजार बनने स्टार्ट हो गए थे। इसी काल में वस्त्र आभूषण, स्त्रियों के वस्त्र और जो आभूषण होते हैं वो आभूषण, अलंकार और ईंटें, पक्की ईंटें इसी काल में बनना स्टार्ट हुई। और यही काल बताया जाता है जो हड़प्पा और मोहनजोदारो संस्कृति सभ्यता जैसे शहरों को निर्माण किया गया। इस काल में एक और घटना हुई कि शंभु शेख की जो जोड़ी 88 जो क्रम है उसमें एक फेमस जोड़ी है शंभु गौरा। और शंभु गौरा जैसे त्रिशूल, आप जानते हो कि त्रिशूल से त्रिशरण मार्ग मिलता है, वो है मुंदशूल सर्री। तो यहाँ पे कुपारलिंगों का जन्म दिखाया गया है इसी काल में। और पाहंदीपारी कुपारलिंगों ने इन सभी गोंड लोगों को एक सूत्र में बांधा और यह सूत्र बहुत बड़े मायने आगे इतिहास में रखता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जो भी गोंडवाना का गंडधारक है उसको उसके सरनेम से नहीं या उसके नाम से नहीं पुकारा जाएगा, तो उसको किसी पक्षी, किसी प्राणी और किसी पेड़ के नाम से पुकारा जाएगा। और दोस्तों, इसी काल में एक बहुत बड़े इतिहास की ओर हम चलते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि एक राजा का टोटेम नाग है, उसको, वो आदिवासी है, वो संस्कृति संभालने वाला है, तो वो क्या करेगा, संस्कृति के किसी घटक को अपना वंश बनाएगा। और वैसा ही हुआ। बहुत सारे राजा अपने, कोई नागवंशी कहता है, कोई मत्स्यवंशी कहता है। ये ऐसा नहीं है कि नाम उठाया और लगा दिया, वो उसका वंश है, वो इसकी एक पहचान है। और वही पहचान उस राजाओं की इस इतिहास में हमें मिलती है। दोस्तों चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन से वंश का राजा का टोटेम क्या था, यानी उनका चिन्ह क्या था, और वो सभी गोंडवाना में कैसे आते हैं, यह मैं आज आपको इस किताब के जरिए बताऊंगा। दोस्तों, जैसे नाग, इसको कहा जाता है वृत्त, गंड चिन्ह धारक नागवंशीय। नलेंज यानी सारस होता है, जो नलेंज या नलवंशीय होते हैं उनका नलेंज यह चिन्ह होता है। गंडरवा यानी गेंडा गंड चिन्ह धारक गंडरवा अथवा गंडरवा वंशीय। यास यानी सुरगाय का गंड चिन्ह होता है, उसको यक्षवंशीय कहा जाता है। पुरार वंशीय जो होते हैं उनका कबूतर, उसको कबूतर कहा जाता है। ये सब गोंडी में इसके अर्थ बता रहा हूँ। पुरार या पुरहार वंशीय उसको कहा जाता है। रावेन, उसको नीलकंठ, नीलकंठ गंड चिन्ह धारक रावेन वंशीय, रावेन वंशियों को नीलकंठ था। मीन का अर्थ होता है मत्स्य, गंड चिन्ह धारक मीन अथवा मीना वंशीय लोगों का मत्स्य था। दोस्तों, आप भील जानते हो, भील वंशीय भी उसको मगरमच्छ का टोटेम है, गंड चिन्ह धारक भील वंशीय उसको कहा जाता है। कावा यानी काग होता है, गंड चिन्ह धारक कावाल या काकते वंशियों को कावा यानी काग कहा जाता है। कासव यानी कछवा, गंड चिन्ह धारक कश्यप वंशीय को, जो कच्छप वंशीय कहते हैं, उसका टोटेम जो है कछवा है। उराव, उराव यानी घोरपड़, गंड चिन्ह धारक उराव वंशीय जो कहते हैं उनकी घोरपड़ है। याद यानी गाय होता है, गंड चिन्ह धारक यादव वंशीय जो भी है उनका जो टोटेम है वो गाय है। हय यानी सियार, सियार गंड चिन्ह धारक हय या हय वंशीय को कहा जाता है। गंग यानी शंख, गंड चिन्ह धारक गंग वंशीय भी होते हैं। नांदिया यानी वृषभ, गंड चिन्ह धारक नंद वंशीय भी उसको कहा जाता है। पन्ने, पन्ने यानी मेंढक, गंड चिन्ह धारक पन्नीर वंशीय, इसको मेंढक का टोटेम है। सुंगनी यानी जंगली कुत्ता, गंड चिन्ह धारक सुंग वंशीय भी जो होते थे उनका यह टोटेम होता था। सांडाल यानी बैल, गंड चिन्ह धारक सांडिल्य वंशीय जो आपने सुना होगा, ये भी उनका टोटेम है। कोलचिर यानी गिलहरी, गंड चिन्ह धारक कोलचिर वंशीय भी यानी उनका टोटेम गिलहरी है। कटचूर यानी इसका अर्थ होता है कांटे युक्त प्राणी, गंड चिन्ह धारक कटचूर वंशीय, इसको उनका ये टोटेम है। राहुड़ वंशीय, राहुड़ यानी शेर, जो गंड चिन्ह धारक राहुड़ वंशीय है उनको ये शेर टोटेम है। सोडुम यानी सिंह होता है, गंड चिन्ह धारक सोडुम वंशीय भी राजा पाए गए हैं। इसके बाद सिडिसट, सिडिसट यानी तोता, मिट्ठू, गंड चिन्ह धारक सिडिसट या सिरिसत्वा वंशीय को यह टोटेम लागू होता है। वरकटा यानी जंगली बिल्ली, गंड चिन्ह धारक वरकाटक वंशीय को कहा जाता है। मल यानी मोर,
गंड चिन्ह धारक मालव वंशीय, मल यानी मोर, गंड चिन्ह धारक मालव वंशीय को कहा जाता है। चौल यानी लोमड़ी होता है, गंड चिन्ह धारक चौल या चौल वंशीय कहा जाता है, उसका यह टोटेम है। पुल्ली यानी बाघ होता है, गंड चिन्ह धारक पुल्ली या पुलिंद वंशीय भी कहा जाता है। कोरक, कोरक यानी मुर्गी, गंड चिन्ह धारक कोरकू वंशीय, कोली या कोल, भालू यानी आप देख सकते हो कोरक यानी मुर्गी और कोली या कोल कहा जाता है वंशीय, उनको भालू का टोटेम दिया गया है। मुंडाल या मुंजाल, आप सुनिएगा, मुंडाल या मुंडाल उनको बंदर का टोटेम है। गंड चिन्ह धारक मुंडा वंशीय लोगों का जो मुंडाल है वंश, उनका बंदर टोटेम बताया गया है। संथाल, संथाल का अर्थ होता है गोंडी में सोन कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, गंड चिन्ह धारक संथाल वंशीय उनका जो टोटेम है, जो नेचर में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, उसका एक नाम है गोपेत या गोपेड़ा, इसको कहा जाता है मकड़ी। गंड चिन्ह धारक गोपेत या गुप्त वंशीय, इसको मकड़ी का टोटेम है। रसकोट यानी चील, गंड चिन्ह धारक रासकुट वंशीय, इसको चील का टोटेम है। चंदेला, चंदेल जो है उनका खरगोश गंड चिन्ह धारक है, वो चंदेल वंशीय होते हैं। परमाल, परमाल यानी चीता, गंड चिन्ह धारक परमाल वंशीय, चीता उनका टोटेम है। नईश, नईश यानी कुत्ता, गंड चिन्ह धारक नईशाद या निशांद वंशीय को यह टोटेम आता है। शकराल, शकराल यानी गरुड़, गंड चिन्ह धारक शक वंशीय जो होते हैं उनका गरुड़ एक टोटेम है। मुर यानी बदक, गंड चिन्ह धारक मुर या मुरिया वंशी के जो होते हैं उसका टोटेम बदक है। कीरात, कीरात यानी डोम्यानाग, आप समझ सकते हो जो काला नाग होता है, जो उसको किंग कोबरा बोला जाता है, कीरात डोम्यानाग गंड चिन्ह धारक किरात वंशीय आदि अनेक गंड चिन्हों के नामों से वे जाने जाते थे। और यह जो इतिहास है वो गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास इस किताब से लिया गया है। और इस किताब में कंगाली साहब ने इस बताने की कोशिश की है कि यह कोशिश इसके लिए है कि आपको यह पता चले कि गोंडवाना सिर्फ गोंड लोगों का नहीं है, गोंडवाना सिर्फ गोंडी धर्मों का नहीं है। गोंडवाना में ऐसे अन्य कई समुदाय निवास करते हैं जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक टोटेम लेके है, इस सृष्टि का एक प्राणी पक्षी लेके अपना वंश बना के वो आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि आदिवासी जनजाति यानी इंडिजिनस लोग पर्यावरण से कैसे जुड़े हैं, ये कड़ी कैसे आपको जोड़ती जाती है, यह दिखाने का मेरा एक उद्देश्य है। दोस्तों यह जो मैं बताया हूँ, अभी बहुत लोग कहेंगे कि सर ये आपने कह दिया तो फिर उसका अर्थ बताओ। धीरे धीरे इसी वीडियो की जो सीरीज आ जाएंगी उस सीरीज में एक एक करके मैं आपको सभी बताऊंगा। आपको एक ही करना है, आपको चैनल पे बने रहना है और लोगों को भी चैनल को शेयर करके बताना है कि यह इतिहास क्या है। और आगे भी वीडियो में जो आगे के एपिसोड आने वाले वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाएगा और समझाया भी जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हो कि ताम्रपाषाण युग, यह जो युग इसके बाद जो मोहनजोदारो और हड़प्पा संस्कृति का हनन हुआ देखता है और आगे फिर हमारे जो ट्राइबल संस्कृति थी उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश दिखती है। लेकिन इसके पहले आर्यों के आगमन के पूर्व के जो ये युग मैंने बताया है, ये युग पूर्ण तरह से विकसित होने वाले युग है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।